प्यारे बच्चों, अगर आप लोग भी देने वाले हो 2027 में अपना हिंदी का पेपर, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ 2027 का एक हिंदी का मॉडल पेपर। तो भाई जैसा पेपर आप लोगों का 2027 में पूछा जाएगा बिल्कुल सेम वही पेपर मैं लेकर के आ गया हूँ, जैसा पेपर आपका 2027 में पूछा जाएगा। देखो भाई, पेपर जो है आप लोगों का 817 सीएन कोड का पेपर है, जो कि मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। 817 सीएन कोड का पेपर मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगा। पेपर में पूरा प्यारे बच्चों पेपर यही वाला पूछा जाएगा। देखो, जब पेपर आप लोगों का एग्जाम ये वाला पेपर आए तो क्या करना है, आप लोगों को अपना अपना अनुक्रमांक और नाम वगैरह सब कुछ लिख देना है। और हमारा जो समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट में आपको अपना हिंदी का पूरा पेपर भैया सॉल्व कर लेना है। और आज की इस क्लास में आपका 70 नंबर भी पक्का हो जाएगा। अब देखो, आगे अगर हम बात करें तो पेपर देने जाना जब आप लोगों को ये पेपर दिया जाए तो पहला जो काम आपको करना है, सबसे पहला काम क्या करना है कि नोट को पढ़ना है। नोट कहता है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो भाई शुरुआती के 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त रहने वाला है। निर्देश नंबर 3 कहता है खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न जिनके सही उत्तर हमको OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाली गोली को पूर्ण रूप से काला करके चिन्हित कर देना है। इसके बाद आगे देखो, निर्देश नंबर 4। निर्देश नंबर 4 कहता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद आगे देखो, निर्देश नंबर 5। निर्देश नंबर 5 कहता है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। निर्देश नंबर 6, खंड बा में 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। और निर्देश नंबर 7, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उस पर समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं करना है। अब यहाँ से मैं आप लोगों का पेपर स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले जब आप लोगों के एग्जाम में ये वाला पेपर आए तो सबसे पहले खंड आ जो रहने वाला है, 20 नंबर का खंड आ पूछा जाएगा, जिसमें हमारे 20 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुविकल्पिक क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को रट लेना, पूरा मॉडल पेपर रट करके चले जाना, इस बात की गारंटी है। पूरा पेपर फांस दूंगा आज मैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 कहता है कि राग दरबारी के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि राग दरबारी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो भाई इसका प्रश्न नंबर 1 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा। राग दरबारी के लेखक होते हैं श्री लाल शुक्ल। पेपर देने जाओगे भाई, श्री लाल शुक्ल जी को ही सही करना पड़ेगा। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर जो मेरा अगला है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि जो हमारी रचना है मैला आंचल, मेरी रचना है कि मैला आंचल किसकी कृति है। ये 1 नंबर का पेपर में आएगा कि मैला आंचल जो है किसकी कृति हो जाएगी। तो भाई याद रखेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना हो जाएगी। मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। और इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में कि पूस की रात कहानी के लेखक कौन है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि पूस की रात कहानी के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद्र। प्रश्न नंबर 3 का भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सदगति कहानी किस साहित्यकार की रचना है। तो पेपर में भाई 1 नंबर का आएगा कि किसकी रचना है सदगति, तो ये प्रेमचंद्र जी की रचना हो जाएगी। और प्रश्न नंबर 5 कहता है कि शुक्ल युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो भाई शुक्ल युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आलोचनात्मक एवं यथार्थपरक दृष्टि। इसका भाई ये ऑप्शन याद रखेंगे। अब आगे देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीति काल में कवियों ने किस विषय का विस्तृत वर्णन किया है। तो बता दीजिए भाई किस विषय का विस्तृत वर्णन किया है। तो ए ऑप्शन हो गया नायिका भेद, बी ऑप्शन हो गया औद्योगिकरण, सी ऑप्शन हो गया वैज्ञानिक खोज, डी ऑप्शन स्वतंत्रता आंदोलन। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा नायिका भेद, मेरा सही हो जाएगा। तो सभी बच्चे ए ऑप्शन को सही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो, प्रश्न नंबर 7 कहता है कि शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। तो शिवराज भूषण के रचनाकार हो जाएंगे भूषण जी, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का ये ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि जो मेरी रचना है कवित्र रत्नाकर किसकी कृति है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि कवित्र रत्नाकर जो है किसकी कृति है। तो भाई याद रखेंगे सेनापति जी की रचना हो जाएगी। कवित्र रत्नाकर जो है सेनापति जी की रचना है। और इसके बाद आगे देखो, प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद का संबंध मुख्यतः किससे है। तो प्रश्न नंबर 9 कहता है कि तो प्रगतिवाद का संबंध भाई किससे है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा
ये ऑप्शन इसका सही करेंगे, सामाजिक विषमता और जनजीवन। सामाजिक विषमता और जनजीवन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 10 के बारे में, तो प्रश्न नंबर 10 मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रश्न नंबर 10 कहता है कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन है। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि रश्मि रथी के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी जो हो जाएंगे, ये रश्मि रथी के रचनाकार हो जाएंगे। चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 11 कहता है हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो हास्य रस का स्थायी भाव मेरा हास होता है। प्रश्न नंबर 11 का ए ऑप्शन याद रखेंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि रोता हुआ बालक देखकर सबकी आंखें भर आईं, इसमें कौन सा रस है। तो भाई इसमें मेरा एक करुण रस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 13 कहता है कि उसका मुख चंद्रमा के समान है। उसका मुख चंद्रमा के समान है में उपमा अलंकार का वाचक शब्द कौन सा है। तो इसमें उपमा अलंकार का वाचक शब्द बताना है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो प्रश्न नंबर 13 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समान मेरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 का सी ऑप्शन सही करेंगे। और इसके बाद आगे देखो प्रश्न नंबर 14 देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के बारे में कि जब जीवन सागर में कौन सा अलंकार माना जा सकता है। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो भाई जीवन सागर में कौन सा अलंकार माना जा सकता है, तो 1 नंबर का आएगा। ये देखो ए ऑप्शन दिया रूपक अलंकार, बी ऑप्शन दिया उपमा अलंकार, सी ऑप्शन दिया उत्प्रेक्षा अलंकार, डी ऑप्शन दिया अनुप्रास अलंकार। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, रूपक अलंकार। तो प्रश्न नंबर 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 15 कहता है सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो ये भी 1 ही नंबर का आ जाएगा। देखो सुपुत्र शब्द में हमारा सु उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 15 का ए ऑप्शन सही कर देंगे। और इसके बाद अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे। तो प्रतिदिन शब्द में हमारा प्रति उपसर्ग लगा है। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो भाई चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे, चौराहा शब्द में द्विगु समास हो जाता है। अब प्रश्न नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 18 यहाँ पर कहता है कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है। तो प्रश्न नंबर 18 का ए ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। पंकज जो है ये मेरा कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करेंगे कि अहम विद्यालयम गच्छामि वाक्य में अहम कौन सा पद है। 1 नंबर का आएगा। तो प्रश्न नंबर 19 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही करेंगे। ये मेरा एक अहम जो होता है सर्वनाम होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 20 कहता है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है का कर्मवाच्य रूप कौन सा है। 1 नंबर का पेपर में आएगा कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें का कर्मवाच्य रूप कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 20 का मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इसका कर्मवाच्य कर देना। तो यहाँ से भाई मेरे 20 क्वेश्चन से पक्के हो गए। 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए, 20 नंबर आपके पक्के हो गए, पेपर देने जाओगे। अब यहाँ से मेरा पार्ट बी स्टार्ट होता है। पार्ट बी में क्या होगा कि एक गद्यांश पूछा जाएगा। पहला नंबर 1 पर एक गद्यांश आएगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ से पढ़ेंगे कि ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उसे यह भी पता लगाना चाहिए कि जिस अभाव के कारण वह ईर्ष्यालु बन गया है उसकी पूर्ति का रचनात्मक तरीका क्या है। जिस दिन उसके भीतर यह जिज्ञासा आएगी उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो भाई ये जो हमारा पेपर में कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। तो 6 नंबर का पूछा जाएगा। और इस पर हमारे 3 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, 3 प्रश्न देख लो भाई कौन कौन से 3 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका यहाँ से संदर्भ लिख देना। पेपर में 2 नंबर का आएगा ये वाला कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर उत्तर में डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ पर देखो लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि मन
मन ही उन विचारों से युक्त होता है जो ईर्ष्या को जन्म देते हैं। व्यक्ति मन को निर्मल रखे तो ईर्ष्या से मुक्त रह सकता है। यदि कोई ईर्ष्यालु है तथा उस विकार से मुक्त होना चाहता है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह व्यर्थ की बातें न सोचा करे। इसके बाद आगे देखो, व्यर्थ की बातें ना सोचा करे। जिस दिन से उसके अंदर रचनात्मक तरीके से अपने ईर्ष्यालु बनने के कारण को दूर करने की जिज्ञासा आएगी, उसी दिन से वह ईर्ष्या करना कम कर देगा। तो भाई ये हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कंप्लीट हुई। और यहाँ से फिर यहाँ पर डालेंगे, ऑप्शन को लिखना स्टार्ट करेंगे। तीसरा प्रश्न देखो, लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो भाई लेखक जो होता है, लेखक कहता है कि ईर्ष्या से बचने के लिए व्यर्थ की बातें सोचना बंद कर दें, अपने अभाव की पूर्ति रचनात्मक तरीका खोजना चाहिए। फिर एक अथवा करके दिया गया है। अथवा में भाई आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। अथवा वाला देख लो कि मैं तो यही समझता हूँ कि यदि मैं अपने समाज और देश में उन सब अन्यायों और अत्याचारों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है जिनके द्वारा आज के सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो हमें अपनी ऐतिहासिक नैतिक चेतना संस्कृति के आधार पर ही अपनी आर्थिक व्यवस्था बनानी चाहिए, अर्थात जिसके पीछे व्यक्तिगत लाभ और भोग की भावना प्रधान न होकर व्यक्ति त्याग और सामाजिक की भावना है। तो इसको भाई देख लेना, आप लोगों को अथवा करके दिया गया है। अब मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 3 × 2 = 6 नंबर का मेरा ये भी पूछा जाएगा। चलो देखो आगे। चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरलंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरो सुने गूंग पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई सूरदास स्वामी कोरोना में बार बार बंदो तीन पाई। अब इस पर हमारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 3 प्रश्न देखो भाई, कौन कौन से 3 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, तो उनको भी देख लीजिए। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ यहाँ से लिखना है कि प्रस्तुत पद सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें जो रेखांकित अंश की व्याख्या करना, उत्तर में लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या कि मैं उस ईश्वर भगवान कृष्ण के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। और तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि किसके कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत लांघ जाता है। रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है, तो रेखांकित अंश में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। फिर एक अथवा करके दिया जाएगा पेपर में, तो अथवा वाला देख लो भाई। यहाँ पर देखो लिखा है, यहीं कहीं पर बिखर गई हुई भगन विजयमाला से उसके फूल यहाँ संचित हैं, और नीचे लिख देना है स्मृति सालासी। और इतना करने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर का हमारा ये भी पूछा जाएगा। इसको देखो, इयम नगरी विविध धर्म धर्माणाम संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च भय महात्मान अत्रागत श्रेयान विचारान प्रसारेण केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रेपि इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाच्यम कृति लोके विस्तृता अत्यंत कौशे साठ का देशे देशे सर्वते स्प्रांति। इसको पूरा पढ़ने के बाद फिर ये हमारा 5 नंबर का पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं इसका संदर्भ लिखूंगा, फिर इसका हिंदी में अनुवाद भी करूंगा। तो सबसे पहले भाई इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे यहाँ से। तो यहाँ से इसका संदर्भ लिखना स्टार्ट करेंगे कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है, जैसे महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया था। केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं, है ना। तो भाई यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। फिर इसके बाद आगे लिख देना कि यहाँ से लिख देना कि यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अब भी पालन करती है। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कॉपिन भी रेशमी होती हैं। और इतना सब कुछ लिखने के बाद फिर यहाँ से लिख देना कि उस कासे को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे उसकी तुलना की जा सकती है। फिर अथवा करके दिया है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते मानव जीवनम संस्कृतम यथा ऐसा समय नवा नवा विचारधारा में स्वीकरोति नवा सक्रिया प्राप्नोति अत्र दुराहरे नास्ति यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी। तो भाई इसको पढ़ लेना आप लोग, है ना, कि किस चैप्टर से लिया गया है पूरा। इसको देखने के बाद देख लेना पूरा। इसको मैं सीधा आप लोगों को ले चलता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए कि हतो व प्रापस्य से स्वर्ग जित्वा वो बहुच्य से महिम निराश निर्ममो भूत्वा युधस्य विगत ज्वरा।
यहाँ किसी इसका संदर्भ लिख देना कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड में संकलित वीर वीरण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद यहाँ से फिर आगे लिखेंगे, यहाँ पर डालेंगे हिंदी में अनुवाद। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित, दुख रहित होकर युद्ध करो। फिर एक अथवा करके पूछा जाएगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्। चलो अच्छा आगे देख लो भाई। अब देखो यहाँ से बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो भाई 3 नंबर का आप लोगों का खंड काव्य भी पूछा जाएगा। सबसे पहले प्रश्न नंबर का के बारे में बात करते हैं कि मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। और फिर इसके बाद खा क्वेश्चन कहता है कि ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक अपने संक्षेप में लिखिए, और ये ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये भाई आप लोगों का पूछा। देखो खंड काव्य आप लोग अपने क्लास टीचर से पूछ लेना, वो आप लोगों को बता देंगे कि आपके एग्जाम में कौन सा खंड काव्य आएगा। तो सीधे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम बता दीजिए। 5 नंबर का लेखक का जीवन परिचय भी आता है। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। तो चलिए भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय लिखा करके समझा देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय आप लोगों को कैसे लिखना है। इनका जन्म लिखना है, फिर जन्म स्थान डालना है, फिर शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं। सबसे पहले जन्म देखेंगे 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान देख लो बिहार राज्य के सारण जिले में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा देख लो इन्होंने एमए और एमएल तक इन्होंने पढ़ाई की थी। मृत्यु इनकी हुई थी 28 फरवरी 1963 को इनकी मृत्यु हो जाती है। रचनाएं देख लो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, इसमें इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर डालना है हेडिंग जीवन परिचय। अब मेरी हेडिंग पड़ेगी जीवन परिचय वाली। तो जीवन परिचय को यहाँ से लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक ग्राम में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एंट्रेंस और एमए तक फारसी पढ़ी थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। मेधावी छात्र होने के कारण दोनों परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मुजफ्फरपुर में कुछ दिनों तक इन्होंने एक कॉलेज में अपना अध्यापन कार्य करने के लिए पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत भी की। बाद में महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बन गए। और प्रथम राष्ट्रपति बनने के बाद फिर क्या होता है कि इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ये परलोकवासी हो जाते हैं। मतलब कि 1963 ईस्वी में इनकी निधन हो जाता है। रचनाएं लिख देना खादी का अर्थशास्त्र, मेरी यूरोप यात्रा। और इसके बाद ऑप्शन पे अब इसके बाद एक लेखक का जीवन परिचय, फिर एक कवि का जीवन परिचय भी लिखना पड़ेगा आप लोगों को। कवि में देखो किनका जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। कहता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए, और फिर इसके बाद 5 नंबर का आएगा और उसकी एक रचना भी लिखना पड़ेगी। सूरदास, महादेव वर्मा, तुलसीदास। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा करके समझा देता हूँ कि आप लोगों को पेपर में कैसे लिखना है। ये ऊपर हेडिंग डालेंगे तुलसीदास, लिखेंगे जन्म सन 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, गुरु इनके नरहरिदास थे, इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। और इतना लिखने के बाद फिर मैं आगे ले चलता हूँ आपको यहाँ से। फिर इनकी लास्ट में रचनाएं लिख देना यहाँ पर रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, इसमें इनकी रचनाएं हो जाएंगी। अब यहाँ से आप लोगों का मैं यहाँ पर जीवन परिचय वही स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से डालेंगे जीवन परिचय। तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गाँव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्मानंद दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास जी ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेद पुराणों आदि ग्रंथों का अध्ययन भी कराया था। तुलसीदास जी का विवाह होता है। दीनबंधु पाठक की कन्या होती है रत्नावली से इनका विवाह करा दिया जाता है। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। इनकी मृत्यु काशी का 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो जाती है। इनकी रचनाएं देख लो रामचरितमानस, दुआवली, विनय पत्रिका, इनकी रचनाएं हो जाएंगी। और इसके बाद आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक श्लोक आप लोगों को तैयार कर लेना। अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का श्लोक आएगा। शहर की सफाई पर आप लोगों को एक पत्र लेखन तैयार कर लेना। 4 नंबर का पत्र लेखन आता है। अथवा करके दिया अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखिए। और इसके बाद
आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। ये भी हमारा 2 ही नंबर का आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 प्रश्न आएंगे। 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोगों को कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख दीजिए। तो भाई 7 नंबर का निबंध भी आएगा। जैसे हमारा दिया पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, विज्ञान अभिशाप वर्धन, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो ये हमारा 7 नंबर का निबंध आएगा। तो यहाँ से भाई आप लोगों का मॉडल पेपर पूरा समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने पूरा मॉडल पेपर तैयार कर लिया होगा। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पर स्टॉप करना चाहूँगा क्योंकि मॉडल पेपर आप लोगों का समाप्त हो चुका है।